नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एफबी चैनल CL राव में, जहां पर हम रोज़ाना 5 बजे आपसे आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर रोज़ाना लाइव रूबरू होते हैं, जिसमें हम भारतीय इतिहास से संबंधित अनेक सारे तथ्यों पर रोज़ाना विचार करते हैं। और इसी विचार और इसी सीरीज में जो आज हम जिस बात पर अध्ययन करने जा रहे हैं वो हमारा जो भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास है, किस प्रकार भारतीय संविधान का विकास हुआ और उस विकास में क्या क्या। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप अपना प्रेम और साथ बनाए रखें और इसके अलावा सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें एक बार, ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सकें। भवानी सिंह जी राव, स्वागत है भवानी सिंह जी आपका। एक बार शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और भी अन्य प्रकार से जो आज अपन आप काम करें। मैं तो यहाँ लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आज अपन अगस्त प्रस्ताव के संबंध में पढ़ रहे हैं। तो भारत का संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में अपन चर्चा करें कि संविधान का विकास। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सकें। अपन भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास हुआ था उसमें किस प्रकार से अंग्रेजों ने किस प्रकार भारतीयों को सत्ता दी और उसमें किस क्या क्या उसमें परिवर्तन हुए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर अब तक अपन ने जो पढ़ा था कि भारत के संविधान में किस किस चीज़ों का किन किन चीज़ों का जो योगदान रहा था उनके बारे में अपन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कि अपन ने पढ़ा था कि जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई तब उस समय 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत कुछ नियम और शर्तें भारत में लागू की गई। ठीक है, उन्हीं नियम शर्तों को भारत के संविधान का पहला बेस बनाकर फिर लगातार प्रति 10 वर्ष से ये चार्टर एक्ट बनते आए। चार्टर एक्ट यानी अलग अलग एक्ट जो ब्रिटेन की संविधान जो एक्ट है वो लागू करती थी। तो यहाँ पर सबसे पहले 1773 का चार्टर एक्ट, उसके बाद में 1793 का 83 का, उसके बाद 1793 का, 1803 का, 1813 का, 1833 का, उसके बाद 1853 का, और 53 के बाद में जब 1857 का गदर होता है और 1857 की गदर होने के बाद कंपनी का अंत हो जाता है और कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश जो क्राउन है इसकी वो सत्ता संभाल लेती है। और ब्रिटिश जो क्राउन है वो अब इस प्रकार से जो संविधान में अलग अलग जो रिपोर्ट और जारी करती है। इसी रिपोर्ट के साथ में यहाँ पर जो अलग अलग समय में अब नए संविधान संशोधन जो बनने जा रहे थे और उनमें वापस आओगे। नहीं, आप काम करो, चाहे मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे आए थे, वो केबल नहीं खींचनी है। कौन सी डाटा केबल जो फाइबर वाली यहाँ पे आ रही है, अभी नहीं खींचेगी बात। चलो ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो बात कर रहे थे, तो इसके बाद में ठीक वाइसराय यहाँ पे गठित कर दिया गया। जो भारत पहले गवर्नर जनरल था अब वो वाइसराय बन चुका था, और वाइसराय बनने के साथ ही अब जो ब्रिटिश पहले जो संसद बनाती थी कानून, अब वहीं पे जो क्राउन के हाथ में ये जिम्मेदारी आ गई थी और क्राउन ने समय समय पर जो अपने नियम और कानून नए बनाए। और इसी के तहत अपन पढ़ते हैं 1861 का जो भारत शासन अधिनियम, और उसके बाद में 1892 के आसपास अपन ने और भारत शासन अधिनियम, उसके बाद 1909 का जो सुधार आया था, उसके बाद 1919 का मॉन्टेक्यू चैम्फोर्ड, 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार, 1919 में जो मॉन्टेक्यू चैम्फोर्ड सुधार, इसके अलावा 1935 का जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, भारत संविधान संशोधन या फिर सबसे बड़ा संविधान का जो भाग था वो 1935 से लिया गया है। भारत के संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी अधिनियम का माना जाता है तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो भी प्रावधान और शर्तें यहाँ जारी की गई थी उन सब का जो सर्वाधिक प्रभाव अपन ने भारतीय संविधान पर पड़ा था वो 1935 के संविधान का पड़ा था। इसके बाद में अपन आगे बात करें तो यहाँ पर जो 1935 के संविधान में बहुत सारी शर्तें थी, बहुत ज़्यादा। इसको जवाहरलाल नेहरू ने बिना इंजन की ब्रेक वाली गाड़ी का है, जहाँ पर हर जगह ब्रेक लगे थे, ऐसा इसे जो बताया गया।
और इसके अलावा और भी लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा आलोचनाएं की, क्योंकि इसमें बहुत कुछ था लेकिन पावर बहुत कम था। भारतीयों के पास में भारतीयों को गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई थी और जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई, लेकिन यहाँ पे जो भारतीय लोग थे इनके प्रति बिल्कुल भी शक्तियों का बंटवारा या हस्तांतरण नहीं किया गया। इसी के तहत जो प्रांतों में जो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैत शासन को हटाया गया। इसके अलावा जो अलग अलग भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए धीरे धीरे मान्य माना गया। और इसी के साथ में अपन जो इसके लागू होने के बाद में धीरे धीरे जो इसका विकास हुआ और ये चलता रहा, लेकिन हुआ क्या था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और इसके तहत यहाँ पे 1939 के आसपास दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरा विश्व युद्ध जो यूरोप में चल रहा था, जिसमें दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र दोनों आपस में झगड़ रहे थे और जर्मनी उसमें एक शक्तिशाली उभर कर उस समय ताकतवर था और उन दोनों में आपस में युद्ध हो रहा था और इसमें ब्रिटेन अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा रहा था। ब्रिटेन जो अपने औपनिवेशिक साम्राज्य जो अलग अलग जहाँ पे कॉलोनीज थी उनके बल पर युद्ध में उतर चुका था और ब्रिटेन ने भी ये घोषणा कर दी थी कि भारत भी युद्ध में शामिल है। दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से शुरू हुआ था, इसमें ब्रिटेन ने बिना किसी भारतीयों से पूछे हुए ये घोषणा कर दी थी कि भारत भी युद्ध में शामिल है। इस प्रकार से भारतीय नाराज हो गए और भारतीय जब इस बात से नाराज हुए तो भारतीयों ने यहाँ पे कंपनी का या ब्रिटिश ताज का विरोध किया और उनसे कारण पूछा। तो यहाँ इस विरोध को देखते हुए यहाँ लोगों ने जो अन्य जापान की जो बढ़ती हुई शक्ति थी या ब्रिटेन की भी कई जगह मित्र राष्ट्रों की जर्मनी के हाथों से हार होती जा रही थी, इसीलिए ब्रिटेन कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा था। हरीश जी सिद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो यहाँ पे ब्रिटेन की शक्ति कमजोर होती जा रही थी, तो इनके जो ब्रिटेन के अन्य जो मित्र राष्ट्र थे जैसे अमेरिका में रूजवेल्ट वगैरह और उसके अलावा अन्य जो महाशक्तियाँ थी, उन्होंने यहाँ पे ब्रिटेन को सुझाव दिया कि आप भारत को स्वतंत्र कर दें। और इससे क्या है कि भारत के पास जो इतनी बड़ी सैन्य शक्ति है, क्योंकि भारत में उस वक्त बहुत ज़्यादा जो लोग थे, काफ़ी सारे यहाँ पे जनसंख्या थी जो युद्ध में शामिल होती जा रही थी, तो अगर जब तक उसे स्वतंत्रता या उनकी शर्तों को मान नहीं लेंगे तब तक वो किसी प्रकार का भारतीय समर्थन नहीं देंगे, ऐसा उनका कहना था। तो उन्हें भारतीयों को मनाने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग समय में अलग अलग अनेक प्रावधान किए और उन्हें अलग तरह से मनाने के लिए अनेक सारी योजनाएं लेके आए। तो उन्हें यहाँ जो योजनाएं लेके आए थे, इन योजनाओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि 1935 के अधिनियम के बाद में जो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था और इसमें भारतीय उनके युद्ध घोषणा से नाराज हो गए थे और इसी भारतीयों को पुनः राजी करने के लिए समय समय पर अनेक सारे जो योजना और आयोग और इनका समितियों का गठन किया गया था। इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार भारतीयों को स्वतंत्रता मिली। अब भारतीयों ने कहा कि हम आपके साथ में युद्ध में शामिल होंगे, हम अपने भाइयों को युद्ध में मरने के लिए भेजेंगे, लेकिन उनको कुछ उसके बदले में मिलना भी चाहिए ना। आपने प्रथम विश्व युद्ध में हमारे सैनिकों को मरवा दिया, बहुत सारे सैनिक, लाखों सैनिक इसमें मारे गए थे पहले विश्व युद्ध में, लेकिन उन्हें कहा था कि हम आपको स्वराज देंगे। स्वराज यानी अब आपका खुद का शासन होगा, है ना। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, उसके बदले में उसे रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला कांड, इसके अलावा और अनेक सारे ऐसे कार्य थे जिनसे भारतीयों को हताशा हाथ लगी। जिस महात्मा गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया था और अपने आप को सार्जेंट तक कहलवा दिया था, यानी भर्ती करने वाला जो दलाल होता है वो। यहाँ पे कई राजनीतिक दलों ने जो महात्मा गांधी है उन्हें दलाल कहते हुए संबोधन किया कि ये ब्रिटिश कंपनी के दलाल हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पूर्ण जोर लगा दिया प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में शामिल करने के लिए। क्योंकि महात्मा गांधी की जो सोच थी वो ये थी कि जो ब्रिटेन है ये जनतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए लड़ रहा है, यानी ये जनता के शासन के लिए लड़ रहा है। इसीलिए ये जो दूरी राष्ट्र है, अलग अलग जो जर्मनी है, जापान है, ये एक साम्राज्यवादी नीति के, जबकि जो ब्रिटेन है ये
जो गणराज्य के लिए, जनता के लिए लड़ रहा है, ऐसा ये इनका मानना था। किनका? जवाहर यहाँ पे महात्मा गांधी का। अतः उन्होंने जनता के शासन के लिए, गणराज्य के लिए उन्होंने, महात्मा गांधी ने इनका पुरजोर समर्थन दिया और अनेक सारे भारतीयों को गांव गांव जा जाकर उन्हें भर्ती कराया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तब उन्हें रॉलेट एक्ट, यानी जो बोलेगा उसे नो दलील, नो वकील और नो अपील के तहत उसे सीधा जेल में डाल दो। और उसके बाद में जब जलियांवाला बाग में आम सभा हो रही थी इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, तो उसे गोलियों से वहां भून दिया गया। और उसके बाद भी जो उस पर विशेष कोई कार्यवाही नहीं हुई, हजारों लोगों की मौत हुई, लेकिन उस पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई। जब इन सब बातों से भारतीय बहुत ज़्यादा हताश थे। अब जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, तब भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य का, या ब्रिटिश जो ताज था, इसका कोई समर्थन नहीं किया। और इसी समर्थन को प्राप्त, क्योंकि जब तक भारतीयों का समर्थन प्राप्त नहीं होगा तब तक ब्रिटेन युद्ध में अच्छी अपनी स्थिति को नहीं संभाल सकता था, ये फिक्स था। अतः उन्होंने भारतीयों को समझाने बुझाने के लिए, और उससे बड़ा भी भाग्य भी भारतीयों के साथ था। और उसी वक्त जापान जो है बढ़ता हुआ भारत पर आ चुका था। उसने भारत के कई इलाकों को, ब्रह्मा तक उसने भारत को जीत लिया था। और उसके बाद ने यहाँ पे भारत पर हमला करने वाला था। तो अनेक सारे लोगों ने इससे कहा कि भारत को स्वतंत्र दे दो या फिर भारतीयों को मनाकर युद्ध में शामिल करो। लेकिन आखिर में यहाँ पे कुछ बातें बनी और इसीलिए यहाँ पे भारतीयों ने युद्ध में शामिल होने से पहले पूर्ण स्वराज की मांग की। इसके अलावा संवैधानिक जो संविधान सभा, जो अपना खुद का संविधान बनाने की भी यहाँ भारतीयों ने मांग की। इन सभी मांगों को अगर मानते हैं तभी भारतीय इसका आपका समर्थन करेंगे, ब्रिटेन का समर्थन करेंगे, ऐसा भारतीयों ने अपना सुझाव रखा। तो यहाँ पर भारतीयों को मनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपन पढ़ते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को आया था, 8 अगस्त महीने में आने के कारण यहाँ इसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया जाता है। 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव, जो वेवेल तत्कालीन जो अंग्रेज अधिकारी था, उसने ये योजना प्रस्तुत की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इसकी शर्तें थी, क्यों ये असफल हुआ, क्या कारण था। कारण मैंने आपको बता दिया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और भारतीयों के सहयोग की सख्त जरूरत थी ब्रिटेन को। अतः ब्रिटेन किसी भी हालत पर भारतीयों का सहयोग चाहता था, भारतीयों को सेना में भर्ती कराना चाहता था और उनका हर प्रकार से, जो धन से, उसके अलावा अनाज से, इसके अलावा कपास से, हर चीज से वो सहयोग चाहता था। अतः उन्होंने अगस्त प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखा कि आप हमें अगर युद्ध में सहायता देंगे तो हम आपको ये उसके बदले में ये देंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अगस्त प्रस्ताव था, ये इस समय लिन लिथगो तो जो था वो ब्रिटिश अधिकारी था, इसने ये प्रस्तुत किया था। और क्या कारण थे? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के हाथों ब्रिटेन के सहयोगी देशों की जो पराजय के बाद, में ब्रिटेन पर भी खतरे के बादल छा गए थे। अतः दूसरी तरफ बुरी तरह से चरमरा गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा युद्ध में पैसा खर्च हो रहा था। अतः वो ब्रिटेन ये इस चीज को संभाल नहीं पा रहा था। अतः ऐसी स्थिति में सरकार को भारत के समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता थी। अतः भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वाइसराय ने यह घोषणा की, जो प्रधान तत्काल वाइसराय था वो लिन लिथगो था, उसने ये घोषणा की कि सरकार का उद्देश्य भारत को औपनिवेशिक साम्राज्य यानी स्वतंत्र, अपना खुद का शासन, अंडर में किसके? ब्रिटेन के अंडर में खुद का शासन, सरकार खुद की होगी लेकिन अंडर में किसके? ब्रिटेन के होंगे। इस प्रकार यहाँ पर जो औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करने की घोषणा इन्होंने की। इसके अलावा और क्या क्या शर्तें थी? ये शर्त थी कि वाइसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया जाएगा, यानी वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद है, यानी वाइसराय जो कार्य करता है उसको जो सलाह देता है, सलाह देने की जो परिषद है, उस परिषद का विस्तार किया जाएगा और उस परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ऐसा जो वाइसराय था उसने ऐसी घोषणा की अगस्त प्रस्ताव में। आगे अगस्त प्रस्ताव की और क्या क्या बातें थी कि युद्ध से संबंधित अनेक सारे जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी। युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा और युद्ध में क्या क्या कठिनाइयां आ रही है, किन लोगों को किस चीज की जरूरत है, क्या क्या कमियां हैं, उन सबको अच्छे से विस्तार और अच्छे से जो सुधार किया जाएगा और भारतीय जो सुझाव देंगे उन्हें हम मान्य करेंगे, ऐसा यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव में कहा गया। उसके बाद में और क्या क्या शर्तें थी? तो
और शर्तें थी कि अल्पसंख्यकों को ये विश्वास दिलाया गया अल्पसंख्यक जो सिख थे, बुद्ध थे, जैन थे, मुस्लिम वर्ग था, यह सब जो जिनकी संख्या कम है, भारत में जो जातियां कम थी, उन सबको ये विश्वास दिलाया गया कि जब तक भारतीय संविधान में संशोधन होंगे, जब भारतीय संविधान में संशोधन होंगे, उन संविधान संशोधनों को जब भारतीय संविधान में संशोधन होंगे तो वो उनसे पूछ के संशोधन होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सके। अपन भारतीय संविधान, सोहेल खान खोकर, सोहेल जी स्वागत है आपका। शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सके। अपन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में जो आधुनिक भारत में संवैधानिक विकास, संविधान किस प्रकार बना भारत का, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में जब भी संशोधन होगा तब यहाँ पे अल्पसंख्यकों को पूछा जाएगा, उसमें उनकी राय जरूर ली जाएगी। ऐसा अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि संविधान सभा में अगर कोई भी संशोधन हुआ तो उनके हितों की रक्षा की जाएगी, उनके सुरक्षा की जाएगी। इसके अलावा कि कभी भी संविधान संशोधन की बैठक होगी, अगर उसमें सुधार किया जाएगा तो इन अल्पसंख्यकों को पूछ के या इनकी पार्टी को पूछ के ही उसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पे प्रावधान अगस्त प्रस्ताव में किया गया। अब अगस्त प्रस्ताव, ये तो थी प्रमुख शर्तें। क्या क्या मैंने शर्तें बताई? एक तो शर्त बताई थी कि औपनिवेशिक गणराज्य की स्थापना, दूसरी मैंने बताई थी युद्ध सलाहकार समिति का गठन, तीसरी बताई थी कि कार्यकारिणी जो परिषद है वायसराय की, इसमें विस्तार किया जाएगा, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, और चौथी मैंने बताई थी कि अल्पसंख्यकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए कि आपके हितों की रक्षा की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी संविधान संशोधन हुआ तो आपको पूछ के किया जाएगा। इसके अलावा आपके हितों की सुरक्षा भी, इसका दायित्व हम लेते हैं अगस्त प्रस्ताव के तहत। अब देखो इसमें असफल क्यों हुआ? कि असफल होने का कारण था कि कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों को अलग से जो निर्वाचन देने की बात के जो अलग से इनके हितों को देखने की बात की गई थी। इसके अलावा डोमिनियन स्टेट जो इसको मंजूर नहीं था, है ना। तो ये सब बातें थी जो यहाँ कांग्रेस को जमी नहीं, और इसीलिए इन्होंने, ये युद्ध के बाद की बातें थी, है ना। और इसके अलावा अभी तक कोई फिक्स नहीं था कि युद्ध कब रुकेगा, कब होगा। इसके अलावा यहाँ पे कांग्रेस को स्पष्ट रूप से कोई भी आश्वासन नहीं था। कांग्रेस इस प्रस्ताव को जो अस्वीकार कर दिया, और मुस्लिम लीग ने भी कहा कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो पाकिस्तान चाहिए। और यहाँ पाकिस्तान की मांग को करते हुए, पाकिस्तान की मांग मांगते हुए यहाँ पे उन्होंने इस मांग को या इस जो ये अगस्त प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया, इसको ठुकरा दिया। ठीक है, तो ये था अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद में फिर भी अभी युद्ध टला नहीं था, युद्ध जारी था, और ब्रिटेन को भारतीयों के सहयोग की और जरूरत पड़ रही थी, विशेष जरूरत थी। तो इन्हें सहयोग भारतीयों को मनाने के लिए उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया, और इस प्रयास का जो नया नाम बन के आया, उभर कर आया, वो 1942 का क्रिप्स शिष्टमंडल या क्रिप्स प्रस्ताव जो आया। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव का गठन किया गया। तो यहाँ पर क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल भारत भेजा गया था, क्योंकि भारतीयों का सहयोग जरूरी था। अतः ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें एक युद्ध का जो तत्कालीन द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसमें एक जो मंत्री थे, युद्ध परिषद बनाई हुई थी, उसमें एक मंत्री थे जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स नाम के जो व्यक्ति थे, उन्हें भारत में भेजा गया था। और उन्होंने कहा कि आप भारतीयों को किसी भी आधार पर उन्हें मना के आओ, और उन्होंने एक योजना तैयार की जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में, कई बार ये जो क्रम वाइज जो निर्धारित करने में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका सही क्रम क्या है। तो पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, और फिर अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था, और उसके बाद में 1942 में क्रिप्स शिष्टमंडल आया था। ठीक है, क्रिप्स शिष्टमंडल की क्या कारण थे? मैंने आपको कारण वही है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना ब्रिटेन की प्राथमिकता थी, और वो किसी हालत में भारतीयों का सहयोग, जापान भी बढ़ता हुआ चला आ रहा था। अतः बिना भारतीयों के सहयोग के जापान को नहीं रोक सकते ब्रिटेन वाले। अतः उन्होंने भारतीयों को सहयोग के लिए यहाँ पे दूसरा जो प्रयास किया वो क्रिप्स शिष्टमंडल के रूप में जाना जाता है, और ये इसका कारण था। आगे अपन बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी चर्चिल को भारत से समझौता करने का सुझाव दिया था इस समय। इसके अलावा चर्चिल ने, जो इस समय जो चर्चिल है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और चर्चिल ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के एक सदस्य
सर स्टर्बर्ट क्रिप्स को दिल्ली भेजा और जिन्होंने यहाँ आकर अपनी योजना 30 मार्च 1942 को, कई बार ये डेट भी पूछी जाती है कि क्रिप्स मिशन कब, क्रिप्स ने अपना प्रस्ताव कब जो रखा, तो 30 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया। और इसके दो भाग थे, एक तो युद्ध से पहले जो शर्तें लागू होगी और उसके बाद युद्ध के बाद जो शर्तें लागू होगी, इसके दो भागों में बांटा गया। और वो किस प्रकार से था कि युद्ध के पश्चात भारत को क्या क्या मिलने वाला था, उसकी कुछ शर्तें थी। वो इस प्रकार से थी कि सबसे पहली शर्त तो यह थी कि आपको डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, यानी जो ब्रिटेन के अधिकार में रहते हुए एक ऐसा स्वराज्य जिसमें आपकी खुद की सरकार होगी, भारतीयों की सरकार होगी, ऐसा आपको देश दिया जाएगा या ऐसी आपको सरकार दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में शामिल होना या ना होना, आप सरकार चलाओ, लेकिन जो ब्रिटेन का जो कॉमनवेल्थ है ना, उसमें अगर आप रहोगे तो आपको हमें समय समय पर हम आपको ऋण देंगे, हम आपको सुरक्षा देंगे, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो हमें आपको चाहिए वो आप हमसे जो मांग सकते हैं, ये था कॉमनवेल्थ। ठीक है, लेकिन भारत अगर आप नहीं चाहते हमसे ऋण लेना या हमारा जो किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहते आप ब्रिटेन का, तो आप शामिल नहीं होने के लिए भी स्वतंत्र हो, ऐसी कुछ शर्तें थी क्रिप्स शिष्टमंडल में। ठीक है, अब उसके बाद में तो पहली शर्त तो ये थी कि डोमिनियन स्टेट यानी औपनिवेशिक स्वराज्य, यानी आपका खुद का शासन होगा लेकिन ब्रिटेन के अधीन, अगर आप रहना चाहो तो और नहीं रहना चाहो तो भी। ठीक है, डोमिनियन स्टेट यहाँ पे दिया गया। इसके अलावा एक युद्ध के बाद में एक संविधान सभा बनाई जाएगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। और ये जो भारतीय चुन के आएंगे, ये जो ब्रिटिश प्रांत है उनमें से जो चुनाव होगा, उनका प्रत्यक्ष चुनाव होगा, और वहां से जो चुन के आएंगे वो संविधान सभा में बैठेंगे, जो सुझाव देंगे और उस प्रकार से संविधान के नियम और शर्तें बनेगी। इसके अलावा जो देशी रियासतें वहां से मनोनीत किए जाएंगे, जो राजा जिस व्यक्ति को भेजता है कि भाई मेरी तरफ से, मेरी रियासत से ये व्यक्ति है और ये संविधान सभा में आपको हमारी तरफ से ये हम व्यक्ति भेजते हैं और जो ये कहेगा वो हमें मंजूर है। और इस प्रकार से देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों से अलग अलग, देशी रियासतों से जो मनोनीत होकर आ रहे थे, जो राजा के द्वारा चुन के आ रहे थे, और उसके अलावा जो ब्रिटिश प्रांत है उनसे प्रत्यक्ष चुनाव होने थे। और इस प्रकार से जो मिलकर व्यक्ति आएंगे वो संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उसमें सभी लोगों की सहमति से संविधान, भारत का संविधान बनाया जाएगा। ऐसा यहाँ पे युद्ध समाप्त होने के बाद किया जाएगा, ऐसा आश्वासन यहाँ क्रिप्स मंडल में या क्रिप्स जो प्रस्ताव था उसमें ये शर्त थी। उसके बाद में और क्या शर्त थी, तो इसके बारे में अपन बात करें तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा कुछ मनोनयन देशी रियासतों के शासकों के द्वारा किया जाएगा। प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया कुछ मनोनयन देशी रियासतों के शासकों द्वारा किया जाएगा। देशी रियासतों को भारतीय संघ से अलग डोमिनियन स्टेट प्रदान करने का अधिकार दिया गया। देखो, ये तीसरी शर्त थी, पहली डोमिनियन स्टेट, दूसरी संविधान सभा का गठन, तीसरी जो थी वो ये थी कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहे तो भारतीय संघ में शामिल हो सकती है और चाहे तो वो स्वतंत्र अपना अस्तित्व है या डोमिनियन स्टेट अपने आप को बना सकती है। तो ये बात जो तीसरी शर्त थी, और यही जो क्रिप्स प्रस्ताव की फेल होने का प्रमुख कारण बनी कि यहाँ पे प्रांतों को ये अधिकार दिया गया, जो भारत के अलग अलग प्रांत थे जितने भी, जैसे वर्तमान में आज काफी सारे प्रांत हैं, तो 28-29 जो भी, तो उन सभी प्रांतों को ये पहले और भी ज्यादा थे क्योंकि छोटी छोटी देशी रियासतें थी और काफी सारे छोटे छोटे प्रांत थे, उन प्रांतों को ये स्वतंत्रता दी गई कि आप चाहो तो स्वतंत्र रह सकते हो और आप चाहो तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते हो। और इस प्रकार से ये बात यहाँ पे कही गई। इसके अलावा यही बात जो कांग्रेस, इसके अलावा यहाँ मुस्लिम लीग और जो अन्य छोटे बड़े जो राजनेता थे उनको ये बात रास नहीं आई और उन्होंने इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लगी कि हम भारतीय संघ को तोड़ना चाहते हो, क्योंकि हम जोड़ने की बातें कर रहे हैं, हम भारतीय सभी राज्यों को एकजुट करना चाहते हैं और आप तोड़ने पे लगे हो। और इसी बात को लेकर यहाँ पे ये स्वतंत्रता दी गई और इसी बात को लेकर ये पक्का हो गया कि पाकिस्तान अब अलग होगा। ठीक है, और पाकिस्तान को बढ़ाने का श्रेय यहीं से जाता है। इसके अलावा अपन और बात करें तो यहाँ पर एक बात, जो अल्पसंख्यक थे उन्हें भी ये आश्वासन दिया गया कि लोगों को कहा गया, नेताओं से कहा गया कि आप संविधान सभा का निर्माण करने से पहले आपका ब्रिटेन से एक संधि होगी जिसके तहत आपको ये कंफर्म करना होगा कि हमने जो धार्मिक स्वतंत्रताएं, भारतीयों की जो धार्मिक स्वतंत्रताएं दी है, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक है
अल्पसंख्यक जो जातियां हैं उनको जो हमने आश्वासन और सुरक्षा का दायित्व दिया है, जो जो सुरक्षा हमने की है, उन सुरक्षाओं का और उन आश्वासनों का अगर आप गारंटी लेते हो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लेते हो, इस तो ये एक संधि होगी, तो ये आपको संविधान की सभा का गठन करने दिया जाएगा या स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। उस संधि का आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे जो यहाँ किस प्रस्ताव में कहा गया। इसके अलावा और क्या शर्तें थी कि उत्तरदायी सरकार, जो ये सब तो था ही, तो मैंने आपको 4 शर्तें, एक तो डोमिनियन स्टेट, दूसरा संविधान सभा गठन, तीसरा जो था यहाँ पे देशी रियासतें जो थी उसको अलग होने का या भारतीय संघ में शामिल होने के लिए ये कहा गया, और चौथा कि जो अल्पसंख्यक जातियां थी उनको उनकी रक्षा और सुरक्षा और आश्वासन ये सब उनको दिया गया। ये प्रमुख शर्तें थी। अब असफल होने के कारण मैंने आपको इसके कारण उद्देश्य यह था भारतीयों का सहयोग, कारण क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। शर्तें मैंने आपको 4 प्रमुख पॉइंट बता दिए। इसके अलावा ये कब जारी हुआ या प्रस्ताव कब आया, तो 30 मार्च 1942 को। इसके अलावा अब इसके असफल होने के क्या कारण थे, क्या कारण था कि 1942 में भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, इसके प्रमुख क्या कारण है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसके देशी रियासतों को यहाँ पर जो एक तो भारतीयों को ये असफल होने का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि इसमें किसी प्रकार की भारत की सुरक्षा को लेकर गारंटी नहीं थी कि भारत की सुरक्षा कौन करेगा, इसकी गारंटी अभी तक किसी के पास नहीं थी कि भारत की सुरक्षा करने का जिम्मेदार ब्रिटेन ने नहीं लिया था कि जापान अगर अधिकार कर लेता है तो उसके बदले में उसके फेवर में कौन जाएगा या उसकी सुरक्षा भारत से कैसे की जाएगी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। अतः कांग्रेस ने इस चीज का यहाँ पे विरोध की। दूसरी बात यह थी कि यहाँ पर प्रांतों को अलग होने की, यानी इस प्रकार से तो कई सारे भारत बन जाएंगे, तो प्रांतों को अलग करने की जब बात की गई, इस बात का भी भारत ने और कांग्रेस ने विशेष तौर पर विरोध किया था। ठीक है, ये तो बात थी इसकी। और क्या क्या था, तो यहाँ पर अन्य और कारण थे कि मुस्लिम लीग ने इस बात के लिए विरोध किया कि जो संविधान सभा का गठन होना था उससे जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनमें मुस्लिम सदस्यों की बहुलता या मुस्लिम सदस्यों को अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए और संविधान सभा में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम हो। इन कुछ बातों के लेकर मुस्लिम लीग ने इस बात का विरोध किया। ठीक है, और भारतीय संघ बनाए जाने के लिए उन्होंने कहा कि भारतीय संघ में हम शामिल नहीं होंगे, ऐसी बात के लिए भी इन्होंने विरोध जारी किया। तो लीग ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा जो कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का पोस्ट ट्रेडेड चेक का, यानी एक ब्रिटेन जो है वो एक ऐसी बैंक है जो अब दिवालिया घोषित हो चुकी है क्योंकि उसकी आर्थिक व्यवस्था युद्ध के कारण बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी थी। अतः इसका ये बात तो स्पष्ट है कि अब ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। अतः वो कह रही थी आप डोमिनियन स्टेट प्रदान करो और हमारे कॉमनवेल्थ में शामिल हो जाओ, हम आपको ऋण देंगे और आपकी सुरक्षा का दायित्व लेंगे। लेकिन अब ब्रिटेन की खुद की सुरक्षा का खतरा आ रहा था, अतः ब्रिटेन की खुद की सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा था। तो महात्मा गांधी ने वैसे में कहा कि इस दिवालिया बैंक से आप ऋण लेने की उम्मीद करते हो, इसके बाद तो खुद के खाने के लिए दाने नहीं है, ये क्या किसी की सहायता करेगा। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक का, इन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा चेक प्रदान किया जा रहा है जिसकी कोई डेट है जो निकल चुकी है ना, उसकी कोई डेट निश्चित है ही नहीं। तो एक जो दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा यहाँ पे महात्मा गांधी ने इसे दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो क्रिप्ट प्रस्ताव है ये सफल रहा और ये 30 मार्च 1942 को आया था। ये कई बार ऐसे सही मिलान में सही जो किस प्रकार से आया था इसके बारे में आता है कि अगस्त प्रस्ताव पहले आया था, उसके बाद क्रिप्ट जो प्रस्ताव है उसके दूसरे सेकंड बाद में आया था, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। इसके अलावा क्रिप्ट प्रस्ताव जो है 30 मार्च 1942 को आया था। इसके बाद में अब इस बार भी जो अगर बात नहीं बनी, अब भारतीयों का अभी तक सहयोग नहीं मिला था, ब्रिटेन लगातार बार हार रहा था, उसको करारी हार मिल रही थी, उसकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही थी, बहुत सारा सैनिक मारे जा रहे थे। अतः यहाँ पर उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया कि अब प्रयास तो वो रोकेंगे नहीं, तो उन्होंने जो वो तीसरा प्रयास जो उनका आगे कहलाया जो वेवेल योजना के रूप में आएगा, उससे पहले भारतीयों ने भी, अब भारतीयों को पता चला कि हमारे अंदर ही जो है एकता नहीं है, हमारे अंदर ही गुटबाजी है, तो पहले क्यों न हम अपने भारतीयों की एकता को सिद्ध करें और हम क्या चाहते हैं इस बात को एक स्पष्ट रूप से ब्रिटेन के सामने रखें कि हम चाहते क्या हैं। कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, हम राजी हो जाते हैं तो जीना
जो मुस्लिम लीग है वो विरोध करने लग जाती है, वो समर्थन करती है तो कांग्रेस विरोध करने लग जाती है। तो उन्होंने कहा कि पहला हम बैठ के इस बात को निश्चित करें कि क्या अपने को लेना है और क्या अपने को करना है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में तालमेल बिठाने के लिए श्री राजगोपालाचार्य नाम के जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जो उस समय के प्रमुख तत्कालिक एक बड़े नेता के रूप में थे, उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसे राजगोपालाचार्य फार्मूला के नाम से जाना जाता है। राजगोपालाचार्य फार्मूला के नाम से जाना जाता है। उसने ये योजना प्रस्तुत की और उसकी योजना प्रस्तुत करने की प्रमुख शर्तें क्या थी, कारण तो आपको पता ही है कि वो जो अपने भारत में अलग अलग गुटबंधन हो चुका था और उसे सुधारने के लिए, गुटबाजी को सुधारने के लिए वो फॉर्मूला तैयार किया था यहाँ पे श्री राजगोपालाचार्य ने। तो एक तो वो कारण था। इसके अलावा जो फॉर्मूला जो था, इसमें इस फॉर्मूले को गांधी जी ने भी समर्थन दिया था। देखो, भारत के विभाजन का यहाँ पे श्री राजगोपालाचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा कि भारत का विभाजन होगा और किन बातों पे होगा, क्या क्या इसमें कारण शामिल होंगे, ये सब इसका उल्लेख था। लेकिन महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। क्यों किया, इसकी जब अपन शर्तें पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा कि ये वाकई में अच्छा था। अगर ये जारी हो जाता, अगर ये सभी लोग मान लेते, तो भारत में जो 1947 को जो गदर हुआ था, गदर यानी जो भारत हिंदू और मुस्लिम जो लड़ाइयाँ, दंगे और बहुत सारे लोग मारे गए थे, और आज भी भारत और पाकिस्तान में इतना सारा जो तनाव है वो तनाव नहीं रहता अगर उस समय श्री राजगोपालाचार्य के फार्मूले को मान लिया जाता। तो देखते हैं क्या उसकी प्रमुख शर्तें थी, आपको किस प्रकार उसमें उचित लगे। अपना कमेंट में जरूर लिखना कि आपको कौन सा फार्मूला कैसे अच्छा लगा और क्या कारण थे, कहाँ तक इनकी उन नेताओं की सोच अच्छी थी या नहीं थी। अपने भी जो विचार है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। तो यहाँ पे अपन बात करें तो देखो, एक तो ये था कि श्री राजगोपालाचार्य ने मुस्लिम लीग को भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना। सबसे पहले शर्त यह थी कि जो कांग्रेस है वो भारत की स्वतंत्रता, सबसे पहले तो अपना उद्देश्य, ये लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को स्वतंत्रता मिले। ठीक है, सबसे पहले तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को स्वतंत्रता मिले और सारी पार्टियां, सारे दल, सारे मुस्लिम लीग भी इस बात के लिए समर्थन करें, यानी वो कांग्रेस का इस बात के लिए समर्थन करे और उसके हर धरने प्रदर्शन में शामिल हो कि भारत को स्वतंत्रता मिले। इस बात में ये शामिल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस के साथ सहयोग करना था। उत्तरदायी सरकार, अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए, यानी अंतिम रूप से जो अपने भारतीयों की सरकार का गठन करने के लिए यहाँ पे मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस का समर्थन करेगी। ये दूसरी उनकी शर्त थी श्री राजगोपालाचार्य की। ठीक है, उसके बाद में तीसरी शर्त यह थी कि युद्ध समाप्ति के बाद में, जैसे युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो उत्तर पश्चिम, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है, और उत्तर पूर्व जो वर्तमान में आज बांग्लादेश है, तो जहाँ इसके अलावा भी उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के अलावा जहाँ जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनमें जनमत संग्रह करवाया जाएगा। जनमत संग्रह यानी जनता को इकट्ठा करके उनसे पूछा जाएगा कि आप किस में शामिल हो, और चुनाव करवाया जाएगा, वोटिंग करवाई जाएगी। जो भारत के पक्ष में होगा वो भारत के पक्ष में वोट करेगा और उसे भारत में नागरिकता मिल जाएगी, और जो पाकिस्तान का समर्थन करता है उसे पाकिस्तान में जो नागरिकता मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर स्पष्ट रूप से भारत और पाकिस्तान और भारत के विभाजन को मोहर मिल जाती है, सभी लोग उस पर चर्चा करेंगे, और अगर मोहर मिल जाती है, मोहर मिलने के बाद में उस पर जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसके बाद राजस्व है, उन सब का बंटवारा एक बैठकर उनका अलग अलग बंटवारा कर लिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे समर्थन जो श्री राजगोपालाचार्य की जो प्रमुख शर्तों में था। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या था कि संचार व्यवस्था, जनसंख्या, व्यापार, प्रतिरक्षा, इन सब का आदान प्रदान जो बैठकर समझौते के तहत हो जाएगा। सुरेश जी, स्वागत है आपका। एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सकें। अपन भारतीय इतिहास में संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा जो संपूर्ण ये जितनी भी शर्तें थी श्री राजगोपालाचार्य की, पहली शर्त ये थी कि कांग्रेस का स्वतंत्रता, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मुस्लिम लीग सहयोग करे, अन्य दल भी सहयोग करें। दूसरा, अंतरिम सरकार, युद्ध के बाद में जो अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा उसका समर्थन करे। तीसरा कि यहाँ पर
उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में युद्ध के बाद में जो जनमत संग्रह करवाया जाएगा इसका, और जो फैसला आएगा उसके सभी के लिए मान्य होगा। और उसके अलावा जो भी विभाजन के बाद में जनसंख्या में, प्रतिरक्षा में और जो भी आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इन सब का बंटवारा बैठ के किया जाएगा। ये सब जो फार्मूले थे, ये सब जो शर्तें थी उस श्री राजगोपालाचार्य फार्मूले के तहत, तो इन सबको मानने के लिए ये सभी शर्तें तभी मान्य होगी जब यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार है वो भारत को स्वतंत्रता दे देगी। तो सबसे पहले तो सत्ता हस्तांतरण की बात थी कि जब तक ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण नहीं करेगी तब तक ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसे फॉर्मूले को काम करने के लिए सबसे पहले भारत को स्वतंत्रता चाहिए थी, और स्वतंत्रता के लिए सभी दलों को, सभी लोगों को एकजुट होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। तो यही बात आगे चल रही थी। और अब बताओ, अब देखो ये असफल क्यों हुआ? तो असफल तो एक तो इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने अभी तक उन्हें सत्ता हस्तांतरण नहीं की थी, अतः इसका कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, कोई भी शर्त यहाँ पे लागू नहीं हो रही थी। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह थी कि जीना ने इसे कहा कि अगर हम जनमत संग्रह कराएंगे तो आप हमें क्या दोगे? हमें तो कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा, हमें एक सड़ा गला पाकिस्तान मिलेगा जो हमें मान्य नहीं है, एक दीमक लगा हुआ पाकिस्तान हमें मान्य नहीं है। और इस प्रकार जो जीना की हट धर्मिता के कारण ये श्री राजगोपालाचार्य भी फार्मूला जो रद्द हो गया, और जो महात्मा गांधी को इसका समर्थन प्राप्त था वो भी बात बिगड़ गई। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि अभी युद्ध जारी था और युद्ध में बहुत सारी घटनाएं चल रही थी, और इन्हीं घटनाओं के तहत अलग अलग समय में अलग अलग कार्य हो रहे थे। और यहाँ पे वेवेल योजना, अब फिर जो अंग्रेज थे इन्होंने अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए, युद्ध में समर्थन प्राप्त करने के लिए यहाँ पे वेवेल योजना का जो शुरुआत की थी। और वेवेल योजना के तहत, वेवेल योजना जो तत्कालीन या वायसराय था, और वेवेल ने भारतीयों को मनाने के लिए, भारतीयों को उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए, भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 21 भारतीयों को 25 जून 1945 को शिमला में एक बैठक आयोजित की। ठीक है, उस बैठक में अपनी कुछ शर्तें रखी और कुछ प्रावधान रखे, अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। ये ब्रिटेन का तीसरा प्रयास था भारतीयों का सहयोग, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर वेवेल योजना के प्रस्ताव, कारण तो वही है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए, क्योंकि जो जापान है, धुरी राष्ट्र है, वो लगातार बढ़ते चले आ रहे थे। जापान ब्रह्मा तक आ चुका था, और इस बात से जब ब्रिटेन था बहुत ज़्यादा आतंकित था, और उससे और अन्य जो देश थे उनका भी दबाव पड़ रहा था यहाँ पे ब्रिटेन पर के भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। और इसके अलावा यहाँ पे वेवेल ने सभी 21 भारतीयों को शिमला बुलाया। शिमला जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, जो ग्रीष्मकालीन जो राजधानी होती थी, क्योंकि वहाँ ठंड वगैरह होने के कारण जो भारत का वायसराय वहीं बैठता था, इसी कारण से वहाँ पे 21 भारतीयों को बुलाया गया 25 जून 1945 को। और इसीलिए वहाँ पर उसकी शर्तें कुछ इस प्रकार से थी कि गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त क्या था कि गवर्नर जनरल और प्रधान सेना के अतिरिक्त सभी कार्यकारी परिषद भारतीय होंगे। पहली शर्त यह थी कि एक तो गवर्नर जनरल होगा किसका? ब्रिटेन का। दूसरा सेनापति, मुख्य सेनापति जो होगा वो कौन होगा? वो भी ब्रिटेन का होगा। ठीक है, इस प्रकार केवल 2 व्यक्ति ये ब्रिटेन के होंगे। इसके अलावा और संपूर्ण जो कार्यकारी है, जो परिषद है, वो संपूर्ण कार्यकारी परिषद, जो कार्य करने वाली परिषद है, उनमें संपूर्ण भारतीय होंगे, यानी कार्य करने वाले भारतीय होंगे। लेकिन जो प्रमुख रूप से होगा वो गवर्नर जनरल होगा। यानी अभी भी भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहते, वो अभी भी भारत को डोमिनियन स्टेट के रूप में रखना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। तो यहाँ पर भारतीयों को तो स्वतंत्रता चाहिए थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र केवल सिर्फ स्वतंत्रता से अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो उसे ना तो कम ना ज्यादा, स्वतंत्रता तो कम से कम मिलनी चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने इस बात का जो ज्यादा से ज्यादा हट पकड़ ली थी। और उधर उन्होंने ये पहली शर्त थी कि गवर्नर जनरल और सेनापति के अलावा कार्यकारी सदस्य में संपूर्ण भारतीय होंगे। ठीक है, एक तो पहली बात ये। दूसरी शर्त यह थी कि नई कार्यकारी परिषद में भारतीय संविधान के अधीन कार्य करेगी। जो नई परिषद बनेगी, कार्यकारी परिषद जो नई बनेगी, उसमें वो जो कार्य करेगी वो भारतीयों के द्वारा बनाए गए संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगी। वो ऐसा नहीं है कि जो गवर्नर जनरल आदेश देगा उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करेगी, वो जो भारतीय संविधान बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेगी,
जो नई कार्यकारी परिषद है, ठीक है, ये दूसरी शर्त थी। तीसरी, गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो परिषद अगर कोई भी निर्णय लेती है तो वो उसके अधिकार को या उसके निर्णय को बदल सकती है। ऐसा यहाँ पर जो गवर्नर जनरल को अधिकार, वीटो का अधिकार दिया गया, लेकिन वो अपनी शक्ति का अकारण ही प्रयोग नहीं करेगा। ये बात भी उसमें डाली गई थी कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया जाता है कि वो जो भारतीयों के द्वारा बनाई गई परिषद है वो उसका किसी भी अधिकार को या फैसले को बदल सकता है, लेकिन वो कभी भी अपनी इच्छा अनुसार उस शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा इसमें कहा गया था। ठीक है, आगे अपन बात करें तो यहाँ पर और क्या तीसरी शर्त ये थी, अपन ने 2 शर्तें पढ़ ली थी, अपन पढ़ रहे हैं वेवेल योजना। वेवेल योजना में पहली शर्त ये थी कि कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे, गवर्नर जनरल और सेनापति ये ब्रिटेन की तरफ से होंगे। इसके अलावा भारतीय जो नई कार्यकारी परिषद बनेगी वो भारतीयों के द्वारा बनाए गए संविधान के द्वारा कार्य करेगी। इसके अलावा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो कार्यकारी परिषद के जो फैसले थे उसको बदल सकता है, लेकिन वो अकारण अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। आगे स्वर्ण हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। स्वर्ण हिंदू जो SC ST वर्ग थे, दलित वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं इनको समान प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी इनको बराबर का प्रतिनिधित्व है, यानी जितना अन्य दलों को है उतना इनको भी आधा इनको प्रतिनिधित्व दिया गया यहाँ पर। ठीक है, कार्यकारी परिषद को लेकर यह विवाद खड़ा हो गया कि कार्यकारी परिषद में कौन कौन शामिल होंगे, इस बात को लेकर। अब इसके असफल होने के कारण क्या थे, वेवेल योजना असफल क्यों हुई, इसके क्या कारण क्या थे, वरना 1945 में अपने भारत को स्वतंत्रता हुआ उस समय वो छूटें मिल जाती या अंग्रेज जो कम हो जाते, बातें मान ली जाती। तो यहाँ पर इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया कि कार्यकारी परिषद के गठन को लेकर कि इसमें शामिल कौन होगा, किस प्रकार से शामिल होगा। कि उन्होंने तो कहा था कि आपको भाई मुसलमान वर्ग और दलित वर्ग है उनको बराबर का समान अवसर मिलेगा। इसके अलावा तो उन्होंने कहा बराबर का कैसा मिलेगा, भाई मुस्लिम जो वर्ग है, मुस्लिम जो जनसंख्या है वो संपूर्ण जनसंख्या का केवल 25% है और दलित वर्ग है जो 40% से अधिक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम किस प्रकार से इसका जो विभाजन वगैरह ये करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ। अनुसूचित जाति के नेताओं ने पृथक नामांकन करने का अधिकार मांगा। जो अल्पसंख्यक थे उन्होंने कहा कि हम अलग से पृथक नामांकन, यानी हमारा अलग से जो नामांकन होना चाहिए, अलग से हमारा प्रांतीय शासन होना चाहिए। इसके अलावा जिन्ना ने मुसलमानों की सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग से मांगा, क्योंकि कांग्रेस में भी तो बहुत सारे मुस्लिम थे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कोई मुस्लिम यहाँ पे मान्य नहीं होगा कार्यकारी परिषद में। कार्यकारी परिषद में जो भी मुसलमान होंगे वो सारे के सारे मुस्लिम लीग से होंगे। इस बात की हट को लेकर जिन्ना अड़ गए थे और इसी कारण से ये जो वेवेल योजना असफल हुई और इस प्रकार से ये प्रस्ताव असफल माना जाता है। और लगातार जो 3 प्रयास किए थे ब्रिटेन ने वो सारे के सारे असफल हो गए। अभी भी भारतीयों का सहयोग उनमें नहीं मिल रहा था और अब भी ब्रिटेन ने अपने प्रयास जारी रखे। और इस प्रकार अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना फिर भेजी गई और वो क्या थी, उसकी क्या प्रमुख शर्तें थी, इसके बारे में अपन जानकारी हासिल करेंगे। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप GKCL राव में मिल जाएगी। इसके अलावा हाँ, ये वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल GKCL राव में मिल जाएगा। और भी अलग से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी दें। अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो विचार सुझाव उसमें लिखें ताकि हमें और ज़्यादा जो विश्वास आप पर बना रहे और आप और हमारे सहयोग से ये जो क्लास है इसी प्रकार चलती रहे। धन्यवाद।